इन 24 सालों में इनकी मांगे, इनके मुद्दे कहाँ पर है। यहाँ तक की बात आया कि इनके महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया जाए। सरकार जब चुनाव में आती है तब पता चलता है कि हमारे जो ताकत क्या होता है। जितने भी वेतन विसंगति कमेटी बना वो किसी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। संघ और मतलब की कर्मचारी द्वारा न्यायालय से लड़ा। 18 साल के हो गए। अब हम आते हैं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। तो बोलते भाई तुम लोग कर लो हड़ताल, जैसा करना है। हर सरकार कोई अपने स्कीम को लेके बहुत वो रहता है कि मैं कर्मचारियों की बदौलत नहीं, मैं तो खुद जीत जाऊंगा। पेंशन मामले तो लेकर हुआ, लेकिन उनको फॉलो नहीं हो पा रहा है जी कि अगर वो हमारे शिक्षा कर्मी है, अगर उनको आप नियुक्ति दिनांक से नहीं लोगे तो पेंशन। सरकार बने 1 साल हो गया है, विष्णुदेव साई की सरकार। यहाँ कर्मचारियों के मुद्दे कहाँ पर। B2 श्रेणी का हमारी सरकार आएगी तो हम बकाया एरियस भी दे देंगे। हमने अपनी पूरी मांगों को पूरी तर्क के साथ उनको प्रस्तुत किए हैं। पर प्रदेश में हजारों लोग हैं, चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निकाय हो, नगर निगम हो। तृतीय चतुर्थ श्रेणी जो इस पूरी व्यवस्था का आधार है, कि उस रजत जयंती वर्ष में जब कोई नया राज्य प्रवेश करता है तो वहाँ के कर्मचारियों की जो पुरानी सेवा को लेकर शिक्षक मांग कर रहे थे वो कहीं न कहीं आज इनके बताए हुए अनुसार लगभग पूरी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से। जीवाल में हूँ मनीष जायसवाल, सब मौजूद हूँ बिलासपुर में, और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासी कर्मचारी संघ के कार्यालय में। राज्य बने लगभग 24 साल पूरे हो चुके हैं और अब हम 25वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। इस 25 सालों के सफर में राज्य का तृतीय और चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी कहाँ पर है। लगभग इन 24 सालों में इनकी मांगे, इनके मुद्दे कहाँ पर है, इन्होंने क्या खोया, क्या पाया और क्या उम्मीदें सरकारों से है, क्योंकि राज्य अब जवान हो चुका है। 25 साल किसी के लिए भी 25 साल को हम मानते हैं कि अब जवान हो चुका और अब ये अपने पैर पे खड़ा हो चुका और अब कमाने लग चुका है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रा जी से। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। सर, थैंक यू। सर, 25 साल में अब 24 साल अपने राज्य को हो चुके हैं और इस 25वें साल प्रवेश कर चुका है राज्य। आज तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो कर्मचारी है मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद कहाँ पर है। कोई खास परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद अगर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए जब मध्य प्रदेश था तो जो हमारे अनियमित कर्मचारी थे उन लोगों को कई बार रेगुलर करने का आदेश मध्य प्रदेश सरकार जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया था। 24 साल के अंतराल में हमारे जो डॉक्टर रमन सिंह का सरकार था उनके द्वारा एक बार 2007 में चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए रेगुलर करने का आदेश जारी किया गया था। उसके पश्चात से आज हमारे जो लाखों कर्मचारी जो अनियमित हैं, संविदा पर हैं, आपके NRHM में कार्यरत हैं, मतलब एक अनियमित प्रकार के पदों पर भी मतलब ये सब कार्य कर रहे हैं, आज उनकी कोई सेवा सिक्योरिटी नहीं है। संघ द्वारा अनेकों बार इस संबंध में सरकार पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जब कोई भी सरकार विपक्ष में रहती है तो कहती है कि हमारी सरकार आने पर आपके जो मांग है, आपके जो नियमितीकरण है वो पर पहले विचार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है उसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है इस छत्तीसगढ़ के तृतीय श्रेणी अनियमित कर्मचारियों के लिए। आज हमारे अनियमित दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ कर्मचारी, संविदा कर्मचारी आज इसको लेकर लंबे हड़ताल कर चुके इस छत्तीसगढ़ में। अभी मतलब पूर्ववर्ती सरकार जो मध्य प्रदेश है उन्होंने 2017-18 में एक बहुत अच्छा अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक सेवा सिक्योरिटी प्लान लाया है, जिसमें कोई भी कर्मचारी जो है उसको अगर रेगुलर नहीं होते हुए भी उन्हें लगभग
नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधा दी जा रही है। हम लोगों ने अनेकों बार इस मांग को लेकर सरकार तक पहुंचाए हैं, हमारे अनियमित कर्मचारी संगठनों ने पहुंचाए हैं, हमारे जो संविदा सारे जो अनियमित के अंतर्गत जो हैं वो सभी ने सरकार तक अपनी मांग रखी कि हमें भी सेवा स्वीकृति दिया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे लाखों कर्मचारी, उनके परिवार पर एक संकट है। कारण जब हमारी नौकरी ही अस्थायी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उनका परिवार कितना तकलीफ में होगा आप बता सकते, समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब चौहान सरकार जो मध्य प्रदेश ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, कम से कम लोग कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के लिए एक व्यवस्था दिया है, उनको नियमित कर्मचारियों की भांति महिलाओं को सारी चाइल्ड केयर से लेकर गर्भधारण जो करते हैं उनकी पूरी मतलब की व्यवस्था दिया है विथ पे। और जहाँ जहाँ जो पद रिक्त हो रहे हैं, जहाँ रिक्त हो रहे हैं, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ जो हमारे अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति भी दी जा रही है। सर मैं आपकी बात को रोकूंगा। हाँ। राज्य बना 2000 में, जोगी जी आए, 3 साल शासन किए। इन 3 सालों में राज्य के जो नियमित तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे और अनियमित कर्मचारी थे, उनके लिए क्या हुआ? उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया। सब जवाब दिखाते रहे हमारे जोगी जी ने, और उन्होंने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया। हम तो कहते हैं कि उस कार्यकाल में एक ऐसा मतलब सिंहदेव जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तो यहाँ तक की बात आया कि इनके महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया जाए। इस शब्द का उपयोग होने पर पूरे सरकार कर्मचारी जगत में पूरा एक ऐसा आतंक फैल गया कि सरकार कैसे जाए। जैसे ही 3 साल सरकार पूरा हुआ, उनका जो कार्यकाल है, सरकार को ऐसा नहीं लग रहा था, जो भी सरकार जो जाता है उसको नहीं लगता कि मैं जा रहा हूँ, वो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आतंक का एक माहौल था। कर्मचारी चुप रहते हैं क्योंकि हम लोग एक सिविल सेवा अधिनियम के अंदर बंधे रहते हैं, हमारे पास सारे अधिनियम लागू रहते हैं, इसलिए हम लोग अपनी मांगें प्रजातांत्रिक ढंग से रख सकते हैं। और प्रजातांत्रिक ढंग से हम सरकारों के पास जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, उनको बोलते हैं भाई हमारी ये मांग है, इसको पूरा किया जाए। कई सरकार सुनते हैं, लेकिन कई सरकार जो है बिल्कुल अवॉइड करते हैं। क्या कहा क्या था सिंहदेव जी ने उस समय? सिंहदेव जी ने कहा था इनको ये 3% कर्मचारी, ये क्या कर, सरकार बदलने में क्या इनका रोल हो सकता है। और वो ऐसा स्थिति बना कि पूरी सरकार पलट गई। महंगाई भत्ते को लेकर कुछ कहा था? महंगाई भत्ते को लेकर बोला था कि इनको 3%, इनकी महंगाई भत्ता ही फ्रीज कर दिया जाए। क्यों? अब जो उनका सोच हो, उनको ऐसा लगा कि भाई हम तो जनता के पास जाएंगे, जनता के वोट से जीतेंगे, कर्मचारी की वोट का क्या महत्व है। कुछ और किस्सा भी था कि इससे जुड़ा हुआ? अब इससे जुड़ा हुआ तो हम इतना ही जानते हैं कि ये पूरा सदन में पूरे पेपर में आया था कि महंगाई भत्ता को सरकार ने फ्रीज करने के लिए मतलब सिंहदेव सरकार ने मतलब कि बोला है। उस पर बहुत ही भयानक मतलब उसका रूप आया था। रमन सरकार कार्यकाल का जो रहा 15 साल का जो रहा, हाँ। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो कार्यकाल में थे, जैसा कि अभी आपने बताया, अभी 2007 में नियमितीकरण हुआ था, उसके अलावा और क्या बड़ी उपलब्धि थी इस 15 सालों में? बीजेपी की जब सरकार थी, रमन सिंह सरकार थी, क्या लाभ मिले और क्या मुद्दे और थे जो मुद्दे आज तक सिर्फ मुद्दे ही बने हुए हैं, फाइलों में अटके हुए, कमेटियों में अटके हुए हैं? जितने भी वेतन विसंगति कमेटी बना वो किसी का रिपोर्ट आज तक नहीं आया, चाहे DN तिवारी समिति बना, मिश्रा समिति बना, अनेक जो समितियां समिति पर समिति बनी, किसी ने अपना रिपोर्ट सौंपा नहीं। लेकिन सरकार का लाखों रुपए, क्योंकि जो समिति बनता है वो समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उनकी सारी सेवाएं उसी टाइप की व्यवस्था होती है। सरकार का एक प्रकार के वो बैक सपोर्टर रहता है, वो कर्मचारी के मांगों पर ध्यान नहीं देता। सरकार जब तक चाहता है वो कमेटी चलती रहती है, और जब सरकार वो चाहती है कि कमेटी का रिपोर्ट दिया जाए तभी वो रिपोर्ट देते, नहीं तो वो लंबा समय तक खींचते रहता है, कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं देती, जिसके कारण आज सारी विसंगति यथावत बनी हुई है। यहाँ तक कि यही अंतिम समय में जब 18 में हमको याद है कि 4 स्तरीय वेतनमान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने यही किया था।
लेकिन जब आदेश निकला तो 4 स्तरीय वेतनमान की जगह कर्मचारियों को 3 स्तरीय वेतनमान मिला। पूरा उसका विरोध किया गया, बताया गया, लेकिन जब आने वाले जो सरकार थे उन्होंने कहा था, हमारे जो भूपेश सरकार के ने कहा था कि हमारे सरकार आने पर हम ये जो 3 स्तरीय वेतन 4 स्तरीय वेतनमान है उसको करेंगे। लेकिन उस सरकार ने भी पूरे 5 साल निकाल दिए, लेकिन उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, जो कि आज हमारी मांगें यथावत हैं। हम लगातार इसके 4 स्तरीय वेतनमान का मांग किए, यहाँ तक कि 240 दिन जो 300 दिन के जगह में जो 300 दिन सरकार मध्य प्रदेश सरकार जारी कर दिया है, उस आदेश को लेकर हम बोल रहे हैं कि भाई पूर्ववर्ती सरकार ने जब ये आदेश जारी कर दिया है तो हमको भी इसका मतलब कि लाभ दिया जाए, हमको भी 300 दिन किया। रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में बस सिर्फ 2007 में नियमितीकरण हुआ था, लगभग कितने हुए होंगे, कुछ आइडिया है? आइडिया तो फिर भी 50 से 60 हज़ार कर्मचारी उसका लाभ मिला होगा उनको। तो रमन सिंह जी अपने 2007 के कार्यकाल में ही एक बड़ी छाप छोड़ गए थे कर्मचारियों के बीच में कि भाई मैं आपका नियमितीकरण कर दिया। 2018 आते आते वो लगभग 1,06,000 और लोगों का संविलियन कर दिया और बाकी के लिए संविलियन कर दिए। तो मतलब 15 साल में जो बड़ी उपलब्धि कर्मचारियों के लिए रही, 13 और तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी के और शिक्षा कर्मियों के लिए, तो ये संविलियन था। संविलियन था। हमारे जो शिक्षा कर्मी साथी हैं उनको लाभ मिला, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार ने ओल्ड पेंशन की बात कही और लोगों को यह बताया गया कि ओल्ड पेंशन से फ़ायदा होगा और उसका लाभ सभी को मिलेगा, सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया। लेकिन उसका लाभ जो हमारे शिक्षाकर्मी साथी हैं जो संविलियन हुए, उनको इसलिए लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि नियुक्ति दिनांक से मतलब उसको देने से उनको पेंशन जो मिनिमम पेंशन 20 साल के बाद ही पेंशन मिलता है, वो मिनिमम पेंशन मिल जाता अगर उनको नियुक्ति दिनांक। लेकिन जब वो 2018 से लागू किया जा रहा है तो कई हमारे शिक्षाकर्मी साथी हैं जो संविलियन हुए हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सर मैं एक बात आपकी ओर रोक रहा हूँ ऐसे ही, तो 2007 में जो नियमितीकरण किए थे तृतीय चतुर्थ वर्ग के साथ, उनकी क्या स्थिति है वो और शिक्षा कर्मी जो इनका शिक्षक में संविलियन हुआ, वो कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? उनकी सेवा को कैसे काउंट किए और इनकी सेवा को जो काउंट कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? उनकी सेवा और अभी शिक्षा कर्मी सेवा में ये अंतर आ रहा है कि 2007 में जिन्होंने रेगुलर हुए और उनको जो डेली वेजेस में था, अभी रिटायर हो रहे हैं, उन कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता जा रही है, उसमें दिया जा रहा है कि जो दैनिक वेतन भोगी में रहा और जिनको नियमित के विरुद्ध उन्होंने काम किया है, उनको सेवा गणना किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे शिक्षाकर्मी साथी हैं उनकी गणना नहीं हो रही है। इसके कारण दोनों में अंतर आ रहा है। उनकी गणना कैसे कर रहे हैं? उनकी गणना जो दैनिक वेतन में भी कार्य रहा उनको सेवा गणना में लिया जा रहा है। अगर उनका सही अगर नियमित आदेश अगर जारी हुआ है तो उनको उस सेवा को भी मान रहे हैं। किसके लिए? पेंशन के लिए। लेकिन इनकी जो सेवाएं हैं अभी नहीं गणना की जा रही, जिसके लिए लगातार हमारे संघ जो है, हमारे पूरे जो फेडरेशन है, पूरे जो शिक्षाकर्मी साथी हैं, सभी संघ उसका मांग कर रहे हैं, लगातार उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए। 2005 के बाद तो मेरे ख्याल से जो भर्ती हुई थी वो उनको तो वो एनपीएस दिया जा रहा है। हाँ 2004 के बाद है ना, 2004 के बाद जो भर्ती हुई है उनको एनपीएस दिया जा रहा है। लेकिन जो 2007 में रमन सिंह सरकार कार्य का जो नियमितीकरण करी गई है, उनको अब क्या मिल रहा है कि पुरानी सेवा का लाभ मिल रहा है। मतलब उनकी जो दैनिक वेतन भोगी भी थे उनकी नियुक्ति दिनांक से मान रहे, संविदा वालों को भी मान रहे हैं। जी। तो मतलब इसको लेकर ये लोगों को जानकारी भी नहीं है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जानकारी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कई चीज़ जो है वो न्यायालय के अंदर भी हुआ है। न्यायालय ने उसको माना जाए, ये माना जाए। क्या होता है, कोई आदेश होता है तो कई आदेश को सरकार जो डायरेक्ट नहीं करता, न्यायालय के थ्रू उसको जानकारी के माध्यम से जब न्यायालय जब माननीय न्यायालय उसका आदेश करता है तो संबंधित कर्मचारी के लिए लागू होता है जो न्यायालय गया है। और न्यायालय अगर गया है तो उसको लाने के लिए हमको कई मेहनत करना पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ,
30 जून को जो इंक्रीमेंट मिलना था कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलता, लेकिन 30 जून वाले को नहीं मिल रहा था। उसके लिए कई हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, डायरेक्शन हुआ, उसकी लंबी एक लड़ाई 4-5 साल तक संघ और मतलब कि कर्मचारी द्वारा न्यायालय से लड़ा। अब वो आदेश अब फॉलो हुआ कि जो कर्मचारी मतलब कि जिनकी इंक्रीमेंट 30 जून तक सेवा किए हैं और मतलब कि 31 दिसंबर को सेवा किए हैं, उन कर्मचारियों को भी एक इंक्रीमेंट दिया जाए, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को था। तो इस प्रकार से जो हमारे जो ऐसे कई प्रकरण हैं जिसको मतलब माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो नहीं मिल रहा है। जैसे आपका एक उदाहरण बता रहा हूँ, अभी आदिवासी विकास के 6 कर्मचारी आकस्मिक निधि से जो वेतन प्राप्त कर रहे थे, उनको अर्जित अवकाश का लीव सैलरी जो होता है, जो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको क्या है कि इनकैशमेंट मिलता है। जब हम कर्मचारी हैं, हमको 240 दिन का मिलता है, 8 महीने का वेतन, उसको अभी 120 दिन कर दिया है न्यायालय ने। लेकिन वो कर्मचारियों पर ही लागू हो रहा है। मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो वहाँ 5 कर्मचारी बेचारे आवेदन लगा के रखे हैं कि इनको भी वो दिया जाए। वहाँ के प्राचार्य ने उनको मतलब कि इंक्रीमेंट देने के लिए, मतलब उनका अर्जित अवकाश देने के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वहाँ से कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हमने ये कहना है कि भाई जब जब माननीय न्यायालय ने अगर 5 को अगर कर दिया है तो उसकी आदेश सरकार को चाहिए कि भाई जनरल आदेश सामान्य प्रशासन से निकलना चाहिए कि अन्य जो आकस्मिक निधि कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अर्जित अवकाश का इनकैशमेंट दिया जाए। लेकिन सरकार नहीं करती, बार बार इसके कारण माननीय न्यायालय जाना पड़ता है। अब माननीय न्यायालय में केस भारी संख्या में बढ़ते जाता है। अगर सरकार चाहे तो कई प्रकरणों को बहुत आसानी से निपटारा कर, जैसे हमारे माननीय कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अभी जो शुरू किया है जन दर्शन, उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रकरण जाएंगे जो बिना न्यायालय जाए ही यहीं से यहीं निपट सकता है। हमने इसकी मांग भी राज्य शासन से किया है, 25 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं यथावत है। जैसे कि आप पेंशनर्स हैं, जो पेंशनर होते हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे जो सरकार जवान हो चुकी है, लेकिन हमारी मांगे वहीं पर ही है, वो आज भी बच्चा है। भाई आज भी हम पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर मतलब निर्भर हैं। हाँ, मतलब ये जो पेंशन का भी एक मुद्दा है कि जो मध्य प्रदेश राज्य बनने के पहले से कर्मचारी था या उधर से आया, उनका पेंशन के लिए लोगों को जाना पड़ता है। क्या मामला है ये मामला है कि जो कर्मचारी हमारे 2000 के पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन के भुगतान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है, और बाद में जो रिटायर हुए उनको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन अब वहाँ उसका क्लियरेंस नहीं हो रहा है, जबकि उससे जो भुगतान हो रहा है उससे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे पेंशनर संगठन, हमारे फेडरेशन ने लगातार मांग कर रहे हैं कि जो धारा 49 जिसके अंतर्गत मतलब कि हमको वहाँ मांग उसको हटाया जाए, और मध्य प्रदेश को में पूरा मतलब बिना उनके जो नियम है उसको शिथिल करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर हमारे जो पेंशनर जितने भी रिटायर हो रहे हैं उनको मतलब बिना सहमति के पुनर्गठन के पूर्व ही हमको इसका भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार करे। सर, अब 3 साल जोगी जी के हो गए, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के हो गए, बालिग हो गए, 18 साल के हो गए। अब हम आते हैं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। इस भूपेश बघेल जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कर्मचारियों के लिए क्या रहा, कैसा रहा सर? उनका कार्यकाल मिला जुला रहा। अच्छा। कई बार बोलते हैं ना, हम सब कुछ दे के हम सब कुछ खो देते हैं जी। शायद ऐसा मेरा मानना है कि जो भूपेश सरकार था, दिया तो उन्होंने, लेकिन उनकी जो कार्यकाल है एक कर्मचारी जगत के लिए, कर्मचारी नेताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए अच्छा कार्यकाल इसलिए नहीं माना जाता कि वो बात नहीं करना चाहते थे, वो देना चाहते, लेकिन उनकी जो भावना, उनका जो वो है, वो उसके कारण कर्मचारी जगत काफ़ी नाराज रहता था। भाई संगठन का हड़ताल चल रहा है, मांग हो रहा, मांग के लिए बातचीत नहीं करना, मांग को हड़ताल के बाद देना, उससे क्या है कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न होता था। भाई कोई भी, जैसे हम कोई भी सरकार है, भाई हम हड़ताल में जाने के पहले इतने बार सूचना देते हैं, वो करते हैं, उसके बाद हड़ताल में जाते हैं। हम उनके एक अंग हैं,
खुद जितने भी सरकार बोलता है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के एक अंग है, उसकी मांग पर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? कम्युनिकेशन गैप था, मतलब ये भूपेश बघेल सरकार और कर्मचारियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था अच्छा खासा। इन लोग ऐसा हम लोग को मानना है, जो हमारे जो लाल फीता शाही जो सरकार चला रहे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हमारा कहना है जब आपको डीए मिल जाता है, केंद्र का हर चीज आपको मिल जाता है, जब कर्मचारियों की बारी आती है तो बोलते हो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर यही कि आईएएस को अलग मिल रहा है, बिजली कर्मचारी को अलग मिल रहा है, हमको अलग मिल रहा है, आखिर क्यों? सरकार तो एक ही दाल चावल एक ही जगह में राशन पानी खा पी रहे हैं और एक ही जगह काम कर रहे हैं हम लोग। हमको केंद्र के समान डीए नहीं मिलता, उसको केंद्र के समान डीए मिल रहा है। तो सरकार को भी इस बात पर सोचना चाहिए, आखिर हम सब एक कर्मचारी हैं। मतलब भूपेश बघेल जी ऐसे सामान्य मिले तो बड़ी सज्जनता से, शालीनता से मिले, लेकिन जब आप मुद्दों की बात करें तब फिर क्या क्या स्थिति रहती थी? उनकी स्थिति ऐसी रहती थी कि भाई अभी जब हम हड़ताल का स्थिति बनता था तो बोलते भाई तुम लोग कर लो हड़ताल, जैसा करना है, अब हम बात नहीं करेंगे। भाई हम तो आज मैं कह रहा हूँ जो 12 दिन का हड़ताल हुआ अपने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का, वैसे हड़ताल कभी नहीं हुआ, और आगे भी नहीं होगा ऐसा लगता है। क्योंकि इतने बड़े हड़ताल को आप झुठला देना, आप उनको अनदेखा करना, उसके पश्चात जो हमारे हेल्थ कर्मचारी हैं उनको बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, जब आगे 1 महीना बाद चुनाव है, आप उनको अनदेखी कर बर्खास्त करना, सस्पेंड करना सरकार की नादिरशाही था। उसका भी परिणाम कर्मचारियों में, पूरे कर्मचारी जगत में आक्रोश है। इनको भी ये गुमान था कि मैं तो धान बेच के, हर सरकार कोई अपने स्कीम को लेके बहुत वो रहता है कि मैं कर्मचारियों की बदौलत नहीं, मैं तो खुद जीत जाऊंगा। तो ये सरकारों की एक नीति है। हम तो एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को संवादहीनता से दूर होना चाहिए। जब हमको एक अंग मानते हैं तो हमारे साथ बात करने में परहेज क्यों? ये सरकार, लेकिन भूपेश बघेल सरकार आप लोग को ओल्ड पेंशन दी है 2005-4 के बाद वालों को, बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जबकि मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस की सरकार थी उसने भी घोषणा कर दी, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने भी घोषणा कर दी, इन्होंने भी कर दी। बाकी आज प्रदेश के जो अधिकांश बीजेपी शासित राज्य है वहाँ ओल्ड पेंशन को लेकर कोई बात नहीं होती है। तो भूपेश बघेल सरकार का जो 5 साल था, ये कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पेंशन मामले तो लेकर हुआ, लेकिन उनके फॉलो नहीं हो पा रहा है, उसके जो सही जो नीति है। क्योंकि वो सरकार जो हमारे एनपीएस में जो पैसा है उसके भुगतान में अभी परेशानी आ रहा है, लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के जो नियम जो आना चाहिए जो स्पष्ट नहीं होने के कारण आज भी पेंशन से दूर हो रहे हैं हमारे साथी जो हैं। तो हमारा कहना है कि उसको सरकार तो आई, लेकिन वो जो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों के लिए आया, लेकिन उसमें जो फायदा हमको मिलना चाहिए तो वो नीतिगत निर्णय अधिकारियों सरकारों द्वारा नहीं लेने के कारण उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको बताया जी कि अगर हमारे शिक्षा कर्मी हैं, अगर उनको आप नियुक्ति दिनांक से नहीं लोगे तो पेंशन कहाँ से मिलेगा? 18 से अगर लेते हो तो भाई कितने शिक्षा कर्मी साथी जो हैं उनको मतलब कि 20 साल सेवा के बाद, हम ऐसा मानना 10 साल बाद कहीं हमारे शिक्षा कर्मी साथी रिटायर होंगे, तो उनको कहाँ से फायदा होगा? प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी पिछले समय वित्त मंत्री जी ने भी कहा था, हमारे जो तत्कालीन वित्त मंत्री, की पुरानी पेंशन बंद की नहीं जाएगी, चलेगी। नीति नियमों का खाली पेच फंस रहा है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है कि पूरे जो सरकार हैं ये अब कितने दिन इसको लागू करते हैं, आगे पता चलेगा कि अभी तो लोग बोल रहे हैं कि अभी ओपीएससी लागू रहेगा, लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा कि ओपीएस आगे लागू जारी रखते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ही पेंशन बंद किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बीजेपी अपना वाजपेयी सरकार आई थी तभी हमारा पेंशन, ओल्ड पेंशन को 2004 में बंद हुआ था, जो हमारे लिए पीड़ादायक रहा है ना। और भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल की कोई घोषणाएं हुई जो पूरी नहीं हुई, और जो घोषणा आज भी लागू है और अगली सरकार पर भी उनकी घोषणा पत्र में है, ये थोड़ा बताएंगे। ये घोषणा पत्र में जितने भी, सबसे बड़ा हमारा रोना है जो कोई भी सरकार जो अभी हमारे महंगाई भत्ता को जो डंडी मार रही है। हर सरकार बोलता है कि जब सरकार में जिस दिन हमारे मतलब सरकार आएगी तो हम केंद्र के समान महंगाई भत्ता
जारी रखेंगे केंद्र के समान, समझे ना। लेकिन जैसे ही सरकार आती है तो वो फिर बोलता है वो तो देंगे, अभी तो 5 साल बचा है। आप देख लीजिए, इसी सरकार ने पूरे घोषणा पत्र उठा के, कोई घोषणा पत्र अगर लागू हो तो बोले 5 साल बचा है घोषणा पत्र लागू करने के लिए। हमारा कहना है 5 जब भाई आप सबको दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, व्यापारी को दे रहे हैं, सबको दे, तो कर्मचारियों के भी जो घोषणा पत्र उस पर वही फॉलो अप किया जाए। ये तो 23 साल हो गए, अब हम तरुणाई में आ गए, 24वां साल लग गया, अब कायदे से काम धंधे में आ गए हैं हम लोग। ये सरकार बने 1 साल हो गया है, विष्णुदेव साई की सरकार। यहाँ कर्मचारियों के मुद्दे कहाँ पर है? मोदी की गारंटी लगी हुई है, चूँकि क्या उम्मीद है, और इन 1 सालों का जो कार्यकाल रहा, सफर रहा, उसको आज एक कर्मचारी नेता, कर्मचारी संघ संगठन और कर्मचारी कहाँ पाते हैं? देखिए, जो किसान हैं जी, हमारे जो महतारी बंधन योजना है, कई योजना सरकार का हमारे जनतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए तो ठीक, बहुत अच्छा योजना है जिससे लाभ हो रहा है। लेकिन हमारी जो अभी कर्मचारी जगत के लिए जो विष्णुदेव सरकार की जो घोषणाएं हैं, अभी मतलब परिणित नहीं हो रहा है। अगर जब वो धरातल में आएगा, लागू होगा, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, हमारा तो एक ही मांग है ना, मेन जो है वही जो 7वां वेतन, जो अपना महंगाई भत्ता है, HR है, जो है। जब बिलासपुर की बात बता रहा हूँ, बिलासपुर आज 10 लाख से ऊपर हो गए। जनगणना नहीं होने से हमारे कर्मचारियों को, हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। B2 श्रेणी का आज हर सरकार आता है, ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन हमारे जो बिलासपुर के साथ में अन्य जो राज्य, जो शहर हैं, उनको भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सरकार का जो घोषणा करने के बाद वो जो लागू नहीं हो रहा है नियम, वो हमारे लिए घोषणा ही रह जाएगा, ये ना हो कि हम 1 साल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है एकदम, खासकर DHR तो भूल जाइए, एरियस भूल जाइए। लेकिन पिछले समय कुछ नेता कहते थे भाजपा की हमारी सरकार आएगी तो हम बकाया एरियस भी दे देंगे। अब आज एरियस का पता नहीं है, अभी तो महंगाई भत्ते का पता नहीं है। मतलब कर्मचारी वर्ग इस सरकार से भी कहीं न कहीं दुखी है। इस बात से दुखी हैं कि जब सबको दिया जा रहा है तो कर्मचारी जगत के लिए जो घोषणा हुए हैं उसको भी मतलब लागू किया जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी जगत जो घोषणा के तहत लोगों ने वोटिंग किया, उनको सहयोग किया है, उसका भी तो फायदा हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मिले। ओवरऑल इन 24 साल में कर्मचारी आज 7 शब्द में कहाँ पर है, उसका परिवार कहाँ है, उसका भविष्य कहाँ है, अनियमित कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा? एज अ प्रदेश अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ क्या सोचते हो आप? हमारा तो कहना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, ऑल ओवर उनके कर्मचारी हमसे ज़्यादा फायदेमंद हैं। वो लोग ज़्यादा अपने आप को, चाहे वो संविदा हो, रेगुलर हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, सरकार ने कहीं न कहीं उनको हमसे ज़्यादा फायदा दिया। जाए डेली वजह से लेके पूरा उन्होंने एक सुरक्षा गारंटी दे दिया। दूसरी बात, जो हमारे कई, जैसे हमारा बताया, अर्जित अवकाश एरिया सहित कई चीज़ों को वो लागू करके रखा है। लेकिन अभी हमको ये कोई भी फायदा नहीं मिलने से ये अभी घोषणा के रूप में ही पड़ा है, जिससे हम मानते हैं कि हमारे जो 25 साल में कर्मचारी का जो मांग ये है वो यथावत बना हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। मतलब कहा जाए कि कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए, जो उनके मांगे रहे, उनके मुद्दे रहे, बिना सड़क पर आए कोई सरकारों ने नहीं दिया अब तक। सरकार ने भी वैसी, DA के लिए भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल यही भाई, DA के लिए आंदोलन करना की स्थिति बनना या हड़ताल में जाना सरकार के लिए सोचना चाहिए। भाई महंगाई तो ऐसे नहीं बढ़ता, तो सूचकांक के आधार पर बढ़ता है। जब सरकार, जब केंद्र सरकार, जब दोनों सरकार एक है, दोनों पहिया बराबर हो गए हैं कि बोले 2 पहिया बराबर है तो एक साथ चलेंगे, फायदा होगा। लेकिन उसका कोई हमको फायदा नजर नहीं आ रहा है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो 4 स्तरीय वेतनमान है, इसको लेकर आगे कोई रणनीति है कि सरकार ने क्या कहा है इस बारे में, कब लागू होगा, क्या लगता है? हमारी मांग लगातार चल रहा है, सरकार से संवाद भी हो रहा है। हमने अभी निहारिका बारिक कमेटी सरकार द्वारा गठित किया गया है, उनके अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक मैडम हैं, उनसे हमारी एक बैठक भी हो चुकी है मान्यता प्राप्त संगठनों का। हमने अपनी पूरी मांगों को पूरी तर्क के साथ उनको प्रस्तुत किए हैं। अब देखो आगे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और आपसे संवाद कराया जाएगा।
सर, अब बात आती है तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर। प्रदेश में हजारों लोग हैं, चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निकाय हो, नगर निगम हो। तृतीय चतुर्थ श्रेणी जो इस पूरी व्यवस्था का आधार है, ये नियमितीकरण की मांग बीते कई सालों से कर रहा है। पूर्व सरकारी कार्यकाल में भी किया, इस सरकारी कार्यकाल में भी किया। इनके लिए आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से, क्या मांग करते हो सरकार से, बताएंगे सर? हमारा तो एक ही मांग है कि हमारे जो नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा हैं, तदर्थ हैं, उन्हें जो रिक्त पद है, जो रिक्त पद सरकार है, उसमें इनके अनुभव के आधार पर उन्हें मतलब कि रेगुलर किया जाए, ताकि उनको सेवा सिक्योरिटी मिलेगा। जो कर्मचारी के पद नहीं हैं, उन अनियमित कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की भांति उनको सेवा सुरक्षा गारंटी दिया जाए, ताकि उनके परिवार को उस नौकरी से कम इस चीज़ गारंटी को मुझे हटाया नहीं जाएगा। नहीं तो आज कर्मचारी इस चीज़ के लिए प्रताड़ित है कि जैसे ही कोई नया अधिकारी आता है, वो धमकी चमकी देने लगता है, आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो पूरी डरा समरा आज हमारे पूरे अनियमित डेली वेजेस कर्मचारी आज पड़े हैं। हमारा सरकार से मांग है कि इनके ऊपर भी, इनके लिए भी मध्य प्रदेश की भांति एक व्यवस्था दी जाए, ताकि हमारे जो तदर्थ कर्मचारी जी उनको रेगुलर हो सके, उन जो नियम पद नहीं है उनमें सेवा सुरक्षा की गारंटी मिल सके। तो जी.आर. चंद्रा जी ने लगभग 24 साल का इतिहास बताया है। तीनों साल 24 साल के अंतर्गत जिसकी सरकार रही, उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा हुई है। और चर्चाओं में तो बात समझ में आती है कि इस 25 साल के सफ़र में राज्य का, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं पाया है। और कई ऐसे वर्ग भी हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष की वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के काम में भी जो उत्साह रहता है वो नहीं आ पाता है। मांगे चलती रहेंगी। राज्य बने 25 राज्य, अब हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उस रजत जयंती वर्ष में जब कोई नया राज्य प्रवेश करता है, तो वहाँ के कर्मचारियों की भी मांगे रहती है, उम्मीदें रहती हैं कि राज्य सरकार अब हमारे लिए क्या करने वाली है। समय समय पर सरकारों ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, किसान के लिए किया, धान के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो डंडी चल जाती है। डीए और एचआरए जैसी मूलभूत चीज़ों के लिए भी कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बहरहाल आज जी.आर. चंद्रा जी से जो बात हुई, चर्चा हुई, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी निकला कि शिक्षक जिनकी सेवा 2018 से मानी जा रही है, ठीक ऐसा ही संविलियन 2007 में भी हुआ था, और उनकी जो सेवा थी वो पूर्व सेवा को माना जा रहा है, और यहाँ पर सेवा को नहीं माना जा रहा। तो चंद्रा जी से जो आज बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो पुरानी सेवा को लेकर शिक्षक मांग कर रहे थे, वो कहीं न कहीं आज इनके बताए हुए अनुसार लगभग पूरी हो सकती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो। हालांकि इस विषय को लेकर मामला न्यायालय में भी चल रहा है। अब न्यायालय का जब निर्णय आएगा तब आएगा, लेकिन जी.आर. चंद्रा जी ने एक बड़ा रास्ता दिखा दिया और बड़ी बात बता दी है कि शिक्षक भी अब भविष्य में पुरानी सेवा के दायरे में आ सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो। नियम कायदों का रोड़ा यहाँ पर नहीं आएगा। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद।